हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो जून 2025 में होने जा रहा है। इसमें जो कॉमर्स सब्जेक्ट है उसका पेपर 2 उसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम लोग इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। 2017-18 से लेके 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। एंड इस सीरीज में आज मेरा 12th लेक्चर वीडियो है। 11 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। मैं सजेस्ट करूंगी कि पिछले 11 लेक्चर वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो जरूर देख लीजिएगा। राइट, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है सितंबर 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन केस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। मतलब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के केस में इन ये 5 आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन 5 स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के कंटेक्स्ट में। ठीक है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा सही आंसर है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए एक बार रीड कर लेते हैं कि पांचों स्टेटमेंट है क्या। अच्छा, पहले स्टेटमेंट रीड करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है। देखिए, अगर आपको ये पता होगा कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है तब तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे। लेकिन अगर हमें यही नहीं पता है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है तो नहीं हो पाएगा ना। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता देती हूँ कि व्हाट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है ये होता क्या है। देखिए, वर्ड क्या है, रिकंस्ट्रक्शन। री मतलब दोबारा, कंस्ट्रक्शन मतलब कंस्ट्रक्ट करना। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब जब कंपनी अपने कह लीजिए फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को, कैपिटल स्ट्रक्चर को दोबारा क्या करे, कंस्ट्रक्ट करे, फिर से बनाए। री मतलब दोबारा, दोबारा कंस्ट्रक्ट करे। ठीक है, देखिए और एक और वर्ड है यहाँ पे इंटरनल, यानी इंटरनली, यानी ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने बाहर के स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर रही है। ऑर्गेनाइजेशन अपने इंटरनल जो है यानी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस कर रही है। शायद अपना कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज कर रही है, शायद अपने जो शेयर कैपिटल है उनको कम कर रही है। ठीक है, तो इस टाइप के चेंजेस अगर ऑर्गेनाइजेशन करती है तो उसको कहा जाता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। यानी ऑर्गेनाइजेशन बाहर से चेंज नहीं कर रही है, अपने अंदर का जो ऑपरेशन है, ठीक है, अपने अंडर में जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस कर रही है, तो उसको कहा जाता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में ऐसा कोई कंपनी का लिक्विडेशन नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि कंपनी लिक्विडेट हो रही होती है या कोई नई कंपनी फॉर्म हो रही होती है या कंपनी कुछ नए शेयर कैपिटल इशू कर रही होती है, ऐसा नहीं होता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कंपनी अपने जो शेयर कैपिटल है उसमें चेंजेस कर रही होती है जनरली, और नॉर्मली यही होता है कि शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर रही होती है। ठीक है, तो दिस इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, तो मैंने काफी कुछ आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बता दिया है। तो चलिए एक बार रीड कर लेते हैं इन पांचों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, सबसे पहला है द एग्जिस्टिंग कंपनी इज लिक्विडेटेड। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या कंपनी लिक्विडेट होती है? तो नई कंपनी लिक्विडेट नहीं होती है। कोई नई कंपनी फॉर्म नहीं होती, कोई कंपनी लिक्विडेट नहीं होती, बस अपने इंटरनल का जो प्रोसेस अभी तक कंपनी फॉलो कर रही थी उसमें चेंजेस लाती है। ठीक है, इसमें अगला स्टेटमेंट क्या है, नो न्यू कंपनी इज फॉर्म। तो हाँ, सही बात है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कोई नई कंपनी फॉर्म नहीं होती है। अगला क्या है कि देयर इज सर्टेन रिडक्शन ऑफ कैपिटल एंड सम टाइम लाइबिलिटीज आर आल्सो रिड्यूस। तो हाँ, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में जनरली कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, ठीक है, नहीं कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं, ओनली कैपिटल, जनरली क्या है कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो कंपनी रिड्यूस करती है। ठीक है, मार्केट में जितने कंपनी के फ्लोटेड शेयर थे कंपनी उनको रिड्यूस करती है, और कभी कभार होता है अपनी लाइबिलिटी को भी रिड्यूस करती है, पे ऑफ करके लाइबिलिटी को भी रिड्यूस करती है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्या है, द न्यू कंपनी इशूज शेयर कैपिटल। तो बताया था ना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में ऐसा कोई नई कंपनी फॉर्म नहीं होती है, तो कोई न्यू शेयर इशू नहीं होते। अगला क्या है कि इट इज डन एज पर सेक्शन 66 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। क्या ये कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 66 के तहत होता है? तो हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं सेक्शन 66 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 इसमें बताया क्या गया है। तो यहां देखिए मैंने लिखा है कि सेक्शन 66 जो कंपनी एक्ट 2013 है
इट बेसिकली डील्स विद रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, यानी कंपनी जब अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस करती है तो किस तरीके से कर सकती है, उसके क्या मतलब रूल्स वगैरह हैं, क्या प्रोसेस होगा, वो सब सेक्शन 66 ऑफ कंपनी एक्ट में बताया गया है। तो वो बेसिकली इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से ही रिलेटेड है, तो दिस इज ट्रू, ये सही है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, बी, सी और ई सही है, ए और डी गलत है। तो बताइए बी सी ई किस कहां पर है, बी सी ई यहाँ पे सी ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और एक बार ये मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, एक बार इसको रीड कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है ये शेयर कैपिटल से है क्वेश्चन। क्वेश्चन को देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे आपको 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ये क्वेश्चन कब आया हुआ है, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन अच्छा इसमें मैंने ईयर हो गया है। ये जो क्वेश्चन है ये भी 2017-18 से लेके 24 के बीच का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है विच वन इज करेक्ट, कौन सा सही स्टेटमेंट है। तो चलिए एक एक करके सारे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है कि कॉल इन एडवांस इज द अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। ठीक है, तो हाँ ये स्टेटमेंट तो सही है। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कॉल इन एडवांस क्या होता है, तो कॉल इन एडवांस बेसिकली क्या होता है कि जो शेयर होल्डर हैं अभी उनपे वो अमाउंट ड्यू नहीं हुआ था लेकिन उन्होंने एडवांस में पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कॉल इन एडवांस, यानी अभी कंपनी ने, ये है सपोज करिए कंपनी, अभी कंपनी ने शेयर होल्डर से पैसा मांगा नहीं था, कॉल नहीं किया था, लेकिन शेयर होल्डर ने एडवांस में पैसा दे दिया, तो दिस इज कॉल्ड कॉल इन एडवांस। इसको कॉल इन एडवांस कहते हैं और यही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये तो सही है, यानी ए इज राइट। अगला देखते हैं बी, व्हेन द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, जब शेयर जो अप्लाई किया है इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन द इशू इज टर्म्ड एज अंडर सब्सक्रिप्शन। तो इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि कंपनी ने जो शेयर ऑफर किए हैं, द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, इस शेयर होल्डर ने जो नंबर ऑफ, इस शेयर होल्डर और जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, बहुत सारे शेयर होल्डर, इन्होंने जो शेयर अप्लाई किए हैं अगर ये ज्यादा है, ठीक है, इट इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड, यानी कंपनी ने शायद ऑफर किए थे 2000 शेयर मार्केट में, लोगों ने अप्लाई किए 3000 शेयर, ठीक है, ज्यादा अगर अप्लाई किए हैं तो क्या उसको अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो आप जानते हैं इट इज नॉट अंडर सब्सक्रिप्शन, इट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो इशू की है उससे बहुत ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव हो रही है, या उससे कह लीजिए ज्यादा एप्लीकेशन, 1000 एप्लीकेशन फ्लोट की 1500 एप्लीकेशन रिसीव हो रही है, तो इसको कहा जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये गलत है। अगला देखते हैं, मैंने काफी घोष दिया, एक बार स्क्रीन को क्लियर कर लेती हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट राइट था, ये स्टेटमेंट रॉन्ग था। अगला देखते हैं, सेक्शन 49 ऑफ कंपनी एक्ट, जो सेक्शन 49 है कंपनी एक्ट 2013 का, इट प्रोहिबिट्स द इशू ऑफ शेयर अदर देन स्वेट इक्विटी शेयर एट डिस्काउंट। ये कह रहा है कि सेक्शन 49 जो कंपनी एक्ट का है ये प्रोहिबिट करता है, मना करता है शेयर को, कि शेयर को डिस्काउंट पे इशू किया जाए, केवल स्वेट इक्विटी शेयर को छोड़ के बाकी शेयर को आप डिस्काउंट पे नहीं इशू कर सके, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये कहा गया है सेक्शन 49 में इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक, तो इस स्टेटमेंट के बारे में ये सही है कि गलत, ये जानने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमें ये पता हो कि सेक्शन 49 में कहा क्या गया है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है आपके लिए कि सेक्शन 49 जो कंपनी एक्ट का है उसमें बेसिकली बताया गया है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉल, यानी कंपनी जो कॉल मंगाती है, ठीक है, शेयर होल्डर को कंपनी ने, शेयर होल्डर जब कंपनी ने शेयर इशू किए, शेयर होल्डर को शेयर अलॉट हो गए, उसके बाद कंपनी कॉल करती है ना, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल करती है, तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दैट कॉल, उस कॉल को करने का प्रोसेस क्या है, ये बेसिकली बताया गया है सेक्शन 49 में। तो सेक्शन 49 इज नॉट अबाउट इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, इससे रिलेटेड नहीं है। सेक्शन 49 में प्रोसेस बताया गया है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये तो गलत हो गया। अगला देखते हैं, अनलेस और अंटिल द फोरफिटेड शेयर आर री इशूड, यानी जब तक फोरफिटेड शेयर मतलब क्या होता है, जब्त किए हुए शेयर। सपोज करिए मिस्टर एक्स थे, उन्होंने केवल एप्लीकेशन मनी दे पाए या अलॉटमेंट मनी दे पाए,
फर्स्ट कॉल नहीं दे पाए, सेकंड कॉल नहीं दे पाए, तो उनके शेयर क्या कर लिए जाएंगे, जब्त कर लिए जाएंगे, फोरफीट कर लिए जाएंगे। उन्होंने जो पैसा दिया था वो अब उनको वापस नहीं किया जाएगा, वो जब्त कर लिया जाएगा। तो उसी को कहा जाता है फोरफीटेड शेयर। तो अनलेस एंड अनटिल फोरफीटेड शेयर आर री इशूड, यानी जब तक फोरफीटेड शेयर को री इशू नहीं करते, दोबारा इशू नहीं करते, तब तक द बैलेंस ऑफ शेयर फोरफीटेड अकाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द पेड अप कैपिटल। तो जो बैलेंस है शेयर फोरफिटेड अकाउंट का, क्या उसे डिडक्ट किया जाता है पेड अप कैपिटल से? तो बता दूं, इसे डिडक्ट नहीं किया जाता है। शेयर फोरफिटेड, जब तक फोरफिटेड शेयर को री इशू ना किया जाए, ठीक है, तब तक क्या किया जाता है, फोरफिटेड, तब तक क्या किया जाता है, ये जो शेयर फोरफिटेड अकाउंट का जो पैसा है, दैट इज ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट। ये एक रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर, सेपरेट रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। देखिए मैंने लिखा है, इंस्टेड इसे ट्रांसफर नहीं किया जाता है, इसे रिजर्व में, एक सेपरेट रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी हो गया गलत। अगला देखते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम इज द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। मतलब ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में बेसिकली कौन सा अमाउंट होता है, सपोज करिए 100 रुपए के शेयर को 120 पे इशू किया गया। 100 रुपए क्या थी, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू थी शेयर की, 120 पे उसे इशू किया गया है। तो ये जो 20 रुपए का प्रीमियम है, ये जो एक्सेस 20 रुपए पे इशू किया गया है, दिस प्रीमियम अमाउंट इज कॉल्ड दिस, ये जो शेयर को प्रीमियम पे इशू किया जाता है, इसको कहा जाता है इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। प्रीमियम पे इशू किया गया है, ठीक है। एंड ये जो 20 रुपए का प्रीमियम अमाउंट है, दिस गोज इन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाता है, ठीक। तो वही यहाँ पे लिखा है, सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट क्या है, एक्सेस ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, यानी नॉमिनल वैल्यू से जितना ज्यादा होता है वो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है। तो हाँ सही बात है, ये स्टेटमेंट तो सही है। 100 रुपए का शेयर 120 पे इशू किया गया है, तो 20 रुपए का ये जो अमाउंट है, दिस इज सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो ई भी सही है, तो यानी ए और ई सही है, यानी क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे एक बार रीड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेकिन उस पे जाने से पहले मैं अपने चैनल पे, जो मेरे चैनल पे काफी नए स्टूडेंट जो हर दिन आते हैं, उन्हें मैं बताना चाहती हूँ, एक बार देख लीजिए, ये वो सारे सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। पुराने स्टूडेंट्स को तो पता है, बट हर दिन जो नए मेरे चैनल पे नए स्टूडेंट आते हैं, उन्हें मैं बताना चाहती हूँ, ये सारे सब्जेक्ट मेरे चैनल पे अवेलेबल है। दिस इज माय फर्स्ट चैनल एंड दिस इज माय सेकंड चैनल। सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत डिटेल में मैंने सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हुए हैं अपने चैनल पे। एंड कॉमर्स का जो सिलेबस है, नेट एग्जाम के लिए कॉमर्स का जो सिलेबस है, उसको लेके कोई डाउट हो तो उस पर भी वीडियो बना चुकी हूँ, आप वो रेफर कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड यहाँ तक पहुंच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, वीडियो को लाइक भी किया करिए, आपके एक एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट करके मुझे बताया करिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, जो दो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। एंड नोट्स वगैरह चाहिए तो एप्लीकेशन मेरी डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है ना, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से है। आपने वेरिएंस एनालिसिस टॉपिक पढ़ा था ना, वहीं से क्वेश्चन है। आपको लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच कराना है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। तो ये चार दिया गया है, इसको आपको मैच कराना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा वेरिएंस के बारे में आइडिया होना चाहिए, वेरिएंस एनालिसिस आपने पढ़ा होना चाहिए। इस पे सेपरेट वीडियो मैं बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में जितने भी वेरिएंस हैं, ठीक है, कुछ 25-30 वेरिएंस है, वो सब हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। तो चलिए एक बार आपको बताती हूँ ये होते क्या है। देखिए सबसे पहला क्या है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, देखिए यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है, मटेरियल कॉस्ट यानी यहाँ पे प्राइस, देखिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस अगर निकालना है, बेसिकली स्टैंडर्ड प्राइस, हाँ, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस के में जो डिफरेंस है, इससे ये वेरिएंस अराइज करता है। देखिए इसका नाम क्या है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। वेरिएंस मतलब होता है वेरिएशन। अब किसमें वेरिएशन, स्टैंडर्ड और एक्चुअल में जो वेरिएशन आ रहा है। क्यों वेरिएशन आ रहा है, बिकॉज ऑफ द कॉस्ट, बिकॉज ऑफ द प्राइस। जो मटेरियल है उसकी प्राइस में जो वेरिएशन आ रहा है, ठीक है, वेरिएशन किसके किसके बीच में आ रहा है, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल प्राइस के बीच में जो वेरिएशन आ रहा है, इसकी वजह से दिस वेरिएंस अराइज,
बात समझ में आई? फिर से बता रही हूँ, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस वो वेरिएशन है मटेरियल की कॉस्ट में, वो वेरिएशन है विच अराइजेस बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस के बीच में जो डिफरेंस अराइज करता है, उसके कारण ये वेरिएंस अराइज करता है। तो अब देखिए यहाँ पे किसमें दिया हुआ है, ये देखिए मिल गया। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या है? स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। एक तो सबसे पहले बता दूं, ये जितने भी वेरिएंस है ना, जितने भी वेरिएंस है, वेरिएंस मतलब वेरिएशन, किसके बीच में वेरिएशन? स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल के बीच में वेरिएशन। ठीक है, बस कौन से वेरिएंस की बात हो रही है वो वेरी करेगा, बाकी हर जगह वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। तो ये एक इससे मैच हो गया 3 से। अगला क्या है? मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस यानी प्रोडक्ट को बनाने में, फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में जो मटेरियल यूज हो रहा है, उसकी क्वांटिटी में जो वेरिएशन आया है, उससे रिलेटेड है ये वेरिएंस। ठीक है, शायद आपने सोचा था कि 800 केजी रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बन जाएगा, बट एक्चुअल में जब आपने बनाया तो शायद 850 केजी रॉ मटेरियल लगा। ये जो वेरिएंस है, दिस कम्स बिकॉज ऑफ मटेरियल। ये जो वेरिएंस है, किससे रिलेटेड है? मटेरियल यूजेज वेरिएंस है। तो ये बेसिकली किससे रिलेटेड है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। देखिए, स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट में स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपने सोची थी 800 केजी में बन जाएगा सामान, बट एक्चुअली में जब आपने बनाया तो 850 में बना, तो ये जो वेरिएंस है, दिस इज मटेरियल यूजेज वेरिएंस। अगला क्या है? लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस, तो लेबर रेट वेरिएंस बेसिकली लेबर्स के रेट अलग अलग होते हैं, पर घंटे के हर लेबर अलग चार्ज करता है। तो वो वेरिएंस विच अराइजेस बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन रेट ऑफ द लेबर। स्टैंडर्ड रेट अलग, एक्चुअल रेट अलग, इसके कारण जो वेरिएंस अराइज करे। तो ये किससे मैच होगा? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। ठीक, यानी सी मैच हो रहा है 1 से। अगला क्या है? लेबर इफिशियंसी वेरिएंस। इफिशियंसी किससे रिलेटेड है? टाइम से रिलेटेड है। कोई लेबर 8 घंटा लगा रहा है उसी काम को करने के लिए, कोई लेबर 6 घंटा लगा रहा है। तो स्टैंडर्ड टाइम आपने ये सोचा था, एक्चुअल टाइम ये हुआ। ठीक है, तो ये लेबर इफिशियंसी वेरिएंस किससे रिलेटेड है? स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। इफिशियंसी टाइम से रिलेटेड है, तो इसका क्या होगा? स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। ठीक है, तो डी 4 से मैच होगा। आप देखिए कहाँ पे हो रहा है, डी 4 से मैच हो रहा है, यहाँ पे मैच हो रहा है। सी किससे मैच हो रहा है? 1 से। सी 1 से कहा मैच हो रहा है? यहाँ पे। बी सेकंड से मैच हो रहा है यहाँ पे, और ए किससे मैच हो रहा है? थर्ड यहाँ पे। तो आंसर आप समझ गए, आंसर इज सी। आंसर इज सी। ठीक है, और एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन है, एक बार इसे रीड कर लीजिए। ठीक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आंसर क्या है यहाँ पे? सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, ये भी किससे रिलेटेड है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो टॉपिक है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कब आया हुआ है? जनवरी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्टैंडर्ड लेबर टाइम, यानी स्टैंडर्ड लेबर टाइम से रिलेटेड है ये 4 स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ये आपको बताना है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। स्टैंडर्ड लेबर टाइम, ठीक है, इससे रिलेटेड 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड लेबर टाइम पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड लेबर टाइम होता क्या है? देखिए नाम क्या है, स्टैंडर्ड लेबर टाइम, यानी किसी भी लेबर को पर्टिकुलर टास्क करने के लिए अगर वो स्टैंडर्ड तरीका यूज करता है, यानी जो भी प्रोडक्शन मैनेजर ने जो भी उसको तरीका बताया है, जो भी टूल्स वगैरह दिए हैं, उन टूल्स को, उन्हीं तरीकों को फॉलो करके जब लेबर काम करता है, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर टास्क कितने समय में फिनिश होता है। ठीक है, मतलब आइडियल कंडीशन में उस काम को किया जाए, प्रॉपर प्रोसीजर से उस काम को किया जाए, तो कितने समय में एक एवरेज लेबर कितने समय में उस टास्क को फिनिश करेगा, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड लेबर टाइम। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड लेबर टाइम। ठीक है, देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, स्टैंडर्ड लेबर टाइम क्या है? एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम, यानी एवरेज टाइम को एवरेज टाइम जो एक एम्प्लॉय लेता है अगर वो नॉर्मल पेस में स्पेसिफिक मेथड जो भी प्रोडक्शन मैनेजर ने उसे बताया है
उस स्पेसिफिक मेथड को फॉलो करके उस टास्क को कंप्लीट करे, तो एवरेज टाइम एक एम्प्लॉय नॉर्मल कंडीशन में अगर नॉर्मल स्पीड से काम करता है तो कितना समय लेता है, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड लेबर टाइम। इसको स्टैंडर्ड लेबर टाइम कहते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है, ट्रू बताना है, ठीक है। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है स्टैंडर्ड लेबर टाइम इंडिकेट द टाइम इन आवर नीडेड फॉर द स्पेसिफिक प्रोसेस। हाँ, ये तो बात सही है। स्टैंडर्ड लेबर टाइम क्या है? स्टैंडर्ड लेबर टाइम इंडिकेट करता है कि अगर किसी स्पेसिफिक प्रोसेस को फॉलो किया जाए तो उसको उस टास्क को फिनिश करने में कितना समय लगता है घंटे में, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड लेबर टाइम। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, तो हमें सही वाला स्टेटमेंट तो सबसे पहले ही मिल गया। पर चलिए बाकी पढ़ लेते हैं। इट इज स्टैंडर्डाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। क्या पास्ट के एक्सपीरियंस के बेसिस पे स्टैंडर्ड टाइम निकाला जाता है? तो नहीं, ये पास्ट के एक्सपीरियंस पे नहीं निकाला जाता है, ठीक है। ये एक साइंटिफिक मेथड है, ये प्रैक्टिकली करके एक एवरेज लेबर को नॉर्मल पेस में स्टैंडर्ड कंडीशन में, ठीक है, काम कराया जाता है और फिर कैलकुलेट किया जाता है कि उसे काम करने में कितना समय लग रहा है। तो ये पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे स्टैंडर्ड टाइम नहीं निकाला जाता है, दिस इज रॉन्ग। अगला क्या है? इन फिक्सिंग स्टैंडर्ड टाइम ड्यू अलाउंस शुड नॉट बी गिवन टू फटीग एंड टूल सेटिंग। यानी जब स्टैंडर्ड टाइम निकाला जाता है तो कोई फटीग है या टूल की सेटिंग में कोई प्रॉब्लम है या टूल की सेटिंग का क्या तरीका है, क्या इसको कंसीडर नहीं किया जाता है? तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। जब स्टैंडर्ड टाइम निकाला जाता है तो कोई फटीग तो नहीं है या टूल की सेटिंग में कोई चेंज तो नहीं है, वही नॉर्मल तरीका है। इन सारी बातों को ध्यान में रखा जाता है, नॉर्मल कंडीशन में स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट किया जाता है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। अगला क्या है? प्रोडक्शन मैनेजर डज नॉट प्रोवाइड एनी इनपुट इन सेटिंग द लेबर टाइम स्टैंडर्ड। प्रोडक्शन मैनेजर कोई इनपुट नहीं देता है, तो बता दो प्रोडक्शन मैनेजर की गाइडेंस में ही स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट किया जाता है। देखिए प्रोडक्शन मैनेजर ही तो सारा प्रोडक्शन मैनेज कर रहा होता है, ठीक है, तो उसकी गाइडेंस में स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट होता है, तो ऐसा एकदम नहीं है कि वो उसका कोई इनपुट नहीं होता। तो तीनों स्टेटमेंट गलत है, ए है इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया हुआ है नवंबर 2017 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन नवंबर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, मैच कराना है। ये भी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये चारों टर्म है, एबीसी इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, जस्ट इन टाइम, आउटसोर्सिंग सिस्टम, अगला है कंप्यूटराइज इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, और इसको मैच कराना है। तो इसको मैच कराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको ये चारों टर्म पता है तो आसानी से मैच हो जाएगा, नहीं पता है तो दिक्कत आएगी। चलिए मैं थोड़ा सा आपको इन चारों टर्म के बारे में बता देती हूँ। सबसे पहला एबीसी इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। तो एबीसी इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? इसमें जो इन्वेंट्रीज होती हैं इनको ए कैटेगरी, बी कैटेगरी एंड सी कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वैल्यू एंड इट्स क्वांटिटी। इसकी क्वांटिटी क्या है, कितनी है, ठीक है, वैल्यू क्या है, कितनी प्राइस है, इसके बेसिस पे इन्वेंट्री को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। जो बहुत डेलिकेट कैटेगरी, बहुत डेलिकेट प्रोडक्ट होते हैं, जो डेलिकेट भी हैं और महंगे भी हैं, उन्हें ए कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। तो ये इन्वेंट्री को मैनेज करने का एक तरीका है, तो इसे एबीसी इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। अगला क्या है? जस्ट इन टाइम। तो नाम से ही समझ में आ रहा है जस्ट इन टाइम। तो जस्ट इन टाइम में बेसिकली क्या होता है कि कंपनी अपने पास बहुत ज्यादा इन्वेंट्री नहीं रखती है, जैसे जैसे इन्वेंट्री की जरूरत पड़ती है तो सप्लायर से तभी उस इन्वेंट्री को अपने पास मंगाया जाएगा, अपने पास बहुत ज्यादा इन्वेंट्री को स्टॉक नहीं किया जाएगा। तो इसका नाम क्या है? जस्ट इन टाइम, यानी जैसे ही जरूरत पड़ेगी हम सप्लायर से सामान मंगा लेंगे, रॉ मटेरियल मंगा लेंगे, तो दिस इज जस्ट इन टाइम। अगला क्या है? आउटसोर्सिंग सिस्टम। आउटसोर्सिंग सिस्टम मतलब क्या है? कोई फैक्ट्री है वो सारा काम खुद नहीं करेगी, कुछ काम क्या होगा, एक दूसरी यूनिट सेटअप करेगी या किसी थर्ड पार्टी से उस काम को क्या करेगी, आउटसोर्स करेगी, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे सपोज करिए कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एग्जाम्पल है केवल, ठीक है, कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो अपने यहाँ पे जो सीट वगैरह है वो खुद नहीं बना रही है, वो शायद स्ट्रक्चर बना रही है, इंजन बना रही है, उसकी जो सीट वगैरह है वो आउटसोर्स कर रही है कहीं और से, स्पेशल टाइप की सीट्स किसी और फैक्ट्री से बनवा के मंगा रही है, तो उसे वो आउटसोर्स कर रही है, तो दिस इज आउटसोर्सिंग। अगला क्या है? कंप्यूटराइज इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। तो कंप्यूटराइज इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम क्या है कि कंप्यूटर में पूरी इन्वेंट्री को, कंप्यूटर के थ्रू पूरी इन्वेंट्री को मैनेज किया जाएगा।
मतलब देखिए इन्वेंट्री में क्या होता है, कुछ इन्वेंट्री आ रही होती है, कुछ यूज हो रही होती है, फिर आ रही होती है, यूज हो रही होती है। बट एक कंप्यूटराइज इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम से क्या होगा कि कभी भी किसी भी समय आपको पता करना है कि इस समय स्टॉक में कितनी इन्वेंट्री है, वो आप उसको देख करके, कंप्यूटर में उसकी एंट्री है, आप उसको देख करके पता कर सकते हैं। ये इन्वेंट्री को ट्रैक करने में बहुत हेल्प होती है उससे, ठीक है। तो दिस इज कंप्यूटराइज इन्वेंट्री सिस्टम। तो मैंने आपको चारों ही बता दिए हैं, तो अब आप समझ सकते हैं। चलिए अब एक एक करके ना, ये हम जो पार्ट बी है, सॉरी लिस्ट सेकंड है, उसको हम रीड करते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा आंसर है। सबसे पहले क्या है, डेवलपिंग ancillary unit around the manufacturing sites and supplying parts to manufacturing unit। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है बताइए। ये डेवलपिंग एंसिलरी यूनिट यानी एक सेकेंडरी यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग साइट के साइड में एक सेकेंडरी यूनिट एस्टेब्लिश करें और वहां पे प्रोडक्ट बनाएं और उसे सप्लाई करें। तो ये बेसिकली क्या हो रही है, ये आउटसोर्सिंग हो रही है। ठीक है, अगला क्या है, इनेबल्स अ कंपनी टू इजिली ट्रैक लार्ज आइटम ऑफ इन्वेंट्री, यानी इसकी हेल्प से बहुत लार्ज क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री को ट्रैक किया जा सकता है। तो ये क्या है, कंप्यूटराइज इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। अगला क्या है, इट एलिमिनेट द नेसेसिटी ऑफ कैरिंग लार्ज इन्वेंट्री एंड सेव कैरिंग कॉस्ट जस्ट इन टाइम, यानी अपने पास बहुत लार्ज इन्वेंट्री नहीं कैरी करनी है, इससे कैरिंग कॉस्ट बचती है। तो जस्ट इन टाइम, इट टेंड्स टू मेजर द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच आइटम ऑफ इन्वेंट्री इन टर्म ऑफ इट्स वैल्यू। ये क्या है, एबीसी इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, जिसमें इन्वेंट्री की वैल्यू के हिसाब से उसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो अब बताइए ए किससे मैच हो रहा है, 4 से, तो ए 4 से यहाँ पे मैच हो रहा है। बी किससे मैच हुआ, थर्ड से, बी थर्ड पे यहाँ पे मैच हो रहा है। सी किससे मैच हुआ, 1 से, तो सी मैच हो रहा है 1 से यहाँ पे। डी किससे मैच हुआ, सेकंड से, तो यहाँ पे मैच हो रहा है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से किया जाएगा, नवंबर 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी नवंबर 2017 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, एक बार रीड कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, यानी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के रेफरेंस में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, नॉट करेक्ट बताना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती क्या है। ये क्वेश्चन भी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से है। देखिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कॉस्ट अकाउंटिंग का एक मेथड है जिसमें एक प्री डिटरमाइंड या स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाली जाती है फॉर ईच प्रोडक्शन यूनिट। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में सब कुछ अगर नॉर्मल है तब कितना खर्चा आ रहा है, तब क्या स्टैंडर्ड कॉस्ट आ रही है, चाहे मटेरियल की, चाहे लेबर की, चाहे ओवरहेड की, तो उसी को कहा जाता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड। ठीक है, ये कॉस्ट कंट्रोल में बहुत हेल्प करता है, ये जो टेक्निक है कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये कॉस्ट कंट्रोल में बहुत हेल्प करता है। चलिए एक बार देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो देखिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ सिस्टम वेयर प्री डिटरमाइंड कॉस्ट आर यूज फॉर कंट्रोल ऑफ इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। तो हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, ये वो सिस्टम है जहां पे प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, यानी पहले से स्टैंडर्ड कॉस्ट पहले निकाली जाती है। आप अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना वेरिएंस एनालिसिस, वेरिएंस एनालिसिस में था ना, स्टैंडर्ड कॉस्ट पहले निकाली जाती है एंड फिर जब आप प्रोडक्शन एक्चुअली में करते हैं तो एक्चुअल कॉस्ट निकलती है। ठीक है, फिर आप स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करते हैं, फिर निकल के आता है वेरिएंस। एंड ये वेरिएंस फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट एक सिस्टम है जहां पे प्री डिटरमाइंड कॉस्ट को यूज किया जाता है फॉर कंट्रोल द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, पूरे इंटायर ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगला क्या है, स्टैंडर्ड में बी एक्सप्रेस इन क्वांटिटेटिव एंड मॉनेटरी मेजर। ये जो स्टैंडर्ड है ये क्वांटिटेटिव एंड मॉनेटरी मेजर में बी एक्सप्रेस इन क्वांटिटेटिव एंड मॉनेटरी मेजर, ये पैसे के टर्म में एंड क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो हाँ किया जा सकता है। अगला क्या है कि ओनली एडवर्स वेरिएंस आर इन्वेस्टिगेटेड इंटेंसली, केवल जो अनफेवरेबल वेरिएंस है केवल उन्हीं को एनालाइज किया जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, नहीं, फेवरेबल वेरिएंस आए चाहे अनफेवरेबल वेरिएंस आए, दोनों को प्रॉपरली एनालाइज किया जाता है। क्योंकि अगर फेवरेबल वेरिएंस आ रहा है तो क्यों फेवरेबल वेरिएंस आ रहा है, उन चीजों पे ध्यान दिया जाएगा। अच्छी बात है कि फेवरेबल वेरिएंस आ रहा है, अनफेवरेबल वेरिएंस आ रहा है तो उसे भी एनालाइज किया जाएगा कि क्यों अनफेवरेबल आ रहा है, तो दोनों को एनालाइज किया जाता है।
अगला क्या है, स्टैंडर्ड इज डिटरमाइंड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, हर एक एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के लिए स्टैंडर्ड को एनालाइज किया जाता है। तो हाँ, दिस इज करेक्ट। हर एक एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, मटेरियल के लिए, लेबर के लिए, ओवरहेड के लिए, सबके लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाली जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, तो सी इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो सी इसका आंसर है। और एक बार देख लीजिए, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, रीड करना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से है। 4 फॉर्मूले आपको दिए गए हैं, आपको बताना है विच फॉर्मूला इज नॉट करेक्ट, कौन सा गलत है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। क्या ये सही है? तो सबसे पहले बता दूं मार्जिन ऑफ सेफ्टी है क्या, एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है क्या? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी कितने मार्जिन से ऑर्गेनाइजेशन सेफ पोजीशन पे है। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेसिकली क्या होता है, सेल्स माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, दिस इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब ऑर्गेनाइजेशन की नॉर्मल सेल्स एंड उसमें से ब्रेक इवन सेल्स को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, एक फॉर्मूला ये है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एंड दूसरा फॉर्मूला आपका ये है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, दिस इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ये जो ए है वो सही है। अगला क्या है, पीवी रेशियो। अगला क्या है, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। वैसे इन सब पे बहुत डिटेल में मैं वीडियो बना चुकी हूँ और न्यूमेरिकल भी कराए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन पे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, पीवी रेशियो इज सी बाई एस। पीवी रेशियो क्या होता है, दिस इज सी बाई एस। ठीक है, सी क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन, एस क्या है, सेल्स। ठीक है, सी मतलब कंट्रीब्यूशन, एस बाई सेल्स, या इसको चेंज इन कंट्रीब्यूशन बाई चेंज इन सेल्स भी कहते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 100 परसेंटेज के टर्म में। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अगला क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स के टर्म में, तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है एफ बाई सी। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है एफ बाई सी। एफ मतलब क्या होता है, फिक्स कॉस्ट, सी मतलब क्या होता है, कंट्रीब्यूशन। वैसे कंट्रीब्यूशन पता है ना क्या होता है, कंट्रीब्यूशन इज सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बाई सी। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई एस। सी मतलब कंट्रीब्यूशन, एस मतलब सेल्स। ठीक, तो इस तरीके से याद किया है। ये हो गया, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी सही है। अगला क्या है, रिक्वायर्ड सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, यानी ऑर्गेनाइजेशन को कितनी सेल्स करनी चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी डिजायर्ड प्रॉफिट है वो ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर सके, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को कितनी सेल्स करनी चाहिए। तो ये अगर कैलकुलेट करना है, और मैं मार्क करूंगी कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को कितनी सेल्स करनी चाहिए या कितने यूनिट का प्रोडक्शन करना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो डिजायर्ड प्रॉफिट है वो ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्ड प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर सके। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है ना वो यहाँ पे लिखा है डिजायर्ड प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। अच्छा, वैसे भी एक बात बताऊं, ये तीनों सही है तो इसका मतलब क्या है, गलत तो यही होगा फॉर्मूला। ठीक है, और वैसे भी ये गलत है। फॉर्मूला क्या दिया है, डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, इसमें एक टर्म नहीं लिखा है, दैट इज फिक्स कॉस्ट। इसका जो पूरा फॉर्मूला है वो है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ये है इसका फॉर्मूला। तो इसमें फिक्स कॉस्ट नहीं लिखा है। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है फिक्स कॉस्ट, दिख रहा है स्क्रीन पे, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है, फिक्स कॉस्ट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट प्लस, ठीक, तो ये यहाँ पे जून 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है, ऑप्शन डी गलत है। चलिए, आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, आज हम यहीं तक रखते हैं। एंड अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो अब आपको वीडियो को लाइक करना है एंड कमेंट करके प्लीज मुझे बताइएगा कि ये लेक्चर कैसा था। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।